गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी थर्ड ईयर। पिछला जो लेक्चर था मेरा कल का, उसमें हमने जो पावर्स ऑफ कोर्ट है उसकी चर्चा की थी और वो बहुत लिटरेचर फॉर्म में था। तो मैंने इसको एक दूसरे स्लाइड्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है, जिसको कि बहुत नटसेल में आप समझ सकते हैं। ये इस तरह से कि पहले तो आप कोर्ट्स और उसके साइड में उसके पावर्स लिखे गए हैं, वो आप देख सकते हैं। हाई कोर्ट एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, यानी उच्च न्यायालय कितनी सजा दे सकती है, विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी सजा दे सकती है। उसी तरह से सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ये भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर वो कैपिटल पनिशमेंट देते हैं यानी डेथ सेंटेंस देते हैं तो उस कंडीशन में उसे उच्च न्यायालय के द्वारा उसका अप्रूवल होना जरूरी है। असिस्टेंट सेशन जज कितना सजा दे सकते हैं? ये 10 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकते और 10 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दे सकते। तो इसको लिटरेचर फॉर्म में इस तरह से लिखा हुआ है कि एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट, यहाँ एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सेप्ट दैट सेंटेंस imprisonment of life and imprisonment for a term exceeding 10 year, यानी 10 वर्ष से ज्यादा की सजा लाए, आजीवन कारावास या मृत्यु को छोड़कर कोई भी सजा ये दे सकते हैं। तो अगर आप एक लाइन में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि असिस्टेंट सेशन जज कितनी सजा दे सकते हैं? 10 साल तक की सजा दे सकते हैं। इसके बाद आता है मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये कितनी दे सकते हैं? 7 साल की सजा दे सकते हैं। लैंग्वेज इसकी इस तरह से लिखी हुई है कि दैट सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट, यहाँ भी एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर, यानी 7 वर्ष से अधिक की सजा, आजीवन कारावास और मृत्यु की सजा, इसको छोड़कर कोई भी सजा वो दे सकते हैं। इसी तरह से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ये कितनी सजा दे सकते हैं? ये दे सकते हैं सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, यानी 3 साल तक की सजा ये दे सकते हैं और साथ में 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो 1 साल तक की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों दे सकते हैं, और ये भी दोनों दे सकते हैं। अब इसमें आप केवल देखिए मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट कोर्ट, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, ये फर्स्ट है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये वीडियो चलते समय मैं इसको करेक्ट नहीं कर सकता, ये सेकंड है एक्चुअली। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो पिक्यूनरी पनिशमेंट भी दे सकते हैं। उसका कारण क्या है ये कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो मोटे तौर पर जो जुडिशरी के कंपोजिशन ऑफ कोर्ट और पावर्स ऑफ कोर्ट है वो इतने तक में, यानी इस सेक्शन 31 तक में कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रोविजन और है 31, 32, 33, 34, 35। अब इसमें देख लेते हैं क्या है। देखिए सेक्शन 30 में ये है कि जो आपने अभी देखा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो जुर्माने के साथ, दंड के साथ साथ आर्थिक जुर्माना भी लगा सकते हैं। तो आर्थिक जुर्माना लगाने में अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति है और उसके पास अर्थदंड देने का पैसा ही नहीं है, तो उस कंडीशन में वो व्यतिक्रम करेगा, और अगर व्यतिक्रम करेगा तो उसका क्या उपाय है, क्या पॉसिबिलिटी है उसके लिए। तो ये सेक्शन 30 उसके बारे में प्रोविजन बताता है। जैसा कि आप देख रहे हैं सेक्शन 30 सब क्लॉज 1, द कोर्ट, हिंदी वाला वर्जन पढ़ देता हूं, द मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। तो पहले तो एक बात हो गई कि अगर वो आर्थिक दंड लगाया गया है और वो आर्थिक दंड जितना भी लगाया गया वो नहीं दे सकता है, तो उसके बदले में उसको जो है दंड, कारावास का दंड भुगतना पड़ेगा, यानी जेल उसको जाना पड़ेगा। अब कितने आर्थिक कारावास, कितने आर्थिक दंड के लिए कितना जेल लगेगा, कितनी देर जेल में रहेगा, ये आगे की स्लाइड्स में उसके लिए बताया गया है। एक प्रोविजो लगा हुआ है सेक्शन 30 सब क्लॉज 1 में कि धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। धारा 29 में कितनी शक्ति है मजिस्ट्रेट की? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की है अधिकतम 3 वर्ष, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कितनी है? 1 वर्ष।
तो पहली बात तो ये कि जो आर्थिक दंड लगाया जाएगा, अगर वो आर्थिक दंड नहीं चुका पाता तो उसके बदले में जो उसे सजा दी जाएगी वो 29 में मजिस्ट्रेट की जो पावर है उससे अधिक की सजा नहीं मिल सकती। यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा जो आर्थिक दंड लगाया गया, अगर वो नहीं चुका पाता तो अधिकतम वो 3 साल, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा जो आर्थिक दंड लगाया गया है अगर उसे नहीं चुका पाता तो अधिकतम 1 साल, इतना ही वो जेल ले सकता है, यानी उसको जेल हो सकती है। इसके बाद प्रोविजो बी ये और कहता है कि जहां कारावास मुख्य दंडावेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर उसको मुख्य सजा, मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने सुनाई और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की सजा सुनाने की पावर कितनी है, 3 वर्ष तक की है, और उसने उसे जो है 1 साल की तो सजा सुनाई और उसके साथ साथ 3,000 रुपए का जुर्माना। तो जब 3,000 रुपए जुर्माना अगर नहीं दे सकता तो उस कंडीशन में वो सजा कितना भुगतेगा, इसका जवाब आपको अपने आप आ चुका होगा, 1 साल का 1/4, यानी कितना, 4 महीने, सॉरी 3 महीने। तो अगर वो आर्थिक दंड नहीं भुगत सकता तो उसको 1 साल की जगह 15 महीने की सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। तो ये क्लियर है कि जो मजिस्ट्रेट की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा तो पहली बात वो दंड नहीं दे सकता, यानी अगर फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है तो वो 3 साल ही दे सकता है और जुर्माना 10,000 तक का ही मैक्सिमम लगा सकता है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है तो 1 साल का ही पनिशमेंट दे सकता है और अधिकतम 5,000 का ही जुर्माना लगा सकता है। जुर्माना लगाया और उसमें देने में व्यतिक्रम हुआ तो उसे कारावास भुगतना होगा, लेकिन यह कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होगी, अधिकतम अवधि जितनी उसकी कैपेसिटी है उस मजिस्ट्रेट की उससे अधिक तो नहीं होगी। और दूसरी बात कि जितना उसे, अगर कारावास की सजा सुनाई गई है तो जितना उसे एक्चुअल उस मुकदमे में कारावास की सजा सुनाई गई है उसका 1/4 ही भुगतना पड़ेगा आर्थिक दंड न देने की स्थिति में। तो इस तरह से ये सेक्शन 30 जो है वो ये प्रोविजन करता है कि आर्थिक दंड न देने की स्थिति में उसको कितना कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसी के साथ सेक्शन 30 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 12 + 3 मंथ्स, यानी अगर उसने 29 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जितनी सजा देने के लिए अधिकृत है उसमें से उसने दोनों सजा दी है, यानी कारावास की सजा भी दी है और आर्थिक दंड भी लगाया है, तो ये जो आर्थिक दंड न देने के कारण जो कारावास होगा वो मूल कारावास की सजा से अतिरिक्त होगा। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है। इसके बाद सेक्शन 31, इसमें एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। क्या होता है कि जब कोई ऑफेंस होता है तो आप अक्सर, अगर आप फर्द देखें, FIR देखें, तो उसमें पुलिस कई सारे सेक्शंस में आरोप लगाती है, लेकिन भारत में स्थिति क्या है कि उन सभी आरोपों में से जिस आरोप के बदले में सबसे ज्यादा सजा है उसी के अकॉर्डिंग वो सजा दी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि किसी के साथ झगड़ा लड़ाई करता है, किसी घर पे जाके गाली गलौज करता है, उसे जान मारने की धमकी देता है, तो आमतौर पर पुलिस सेक्शंस क्या लगाती है, 323, 504, 506, 307, यानी हाथापाई हुई, गाली गलौज किया, उसके घर में एंटर किया और उसको जान से मारने की धमकी दी। अब इसमें सबसे बड़ा अपराध कौन सा है, 307, जिसके लिए कि 7 साल तक की सजा फिक्स की गई है, या शायद सजा मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है। अटेम्प्ट जितने भी है, अटेम्प्ट या उसकी धमकी, जान मारने का प्रयास 307 है, तो अटेम्प्ट जितने भी है वो मूल सजा के लगभग आधे की है। तो हत्या के केस में मूल सजा होती है मृत्यु दंड तक होती है, तो उस कंडीशन में आजीवन कारावास या 10 साल की होगी, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, ये शेड्यूल फर्स्ट में मिल जाएगा, आपको देख लेना। तो ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ा पनिशमेंट 307 का है, तो उसी के अकॉर्डिंग हियरिंग होगी।
तो अब 131 कहता है कि जब बहुत सारे एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने का मामला के लिए दंडादेश दिया जाता है, तो वहां पर किस तरह से उस दंडादेश को लिखा जाएगा या किस तरह से दंड दिया जाएगा। तो 30 सब क्लॉज 1 का प्रोविजन है कि जब एक विचारण में कोई व्यक्ति 2 या अधिक अपराधों के लिए प्रसिद्ध किया, ये गलत है वर्ड, दोषित किया जाता है, ये प्रसिद्ध वर्ड गलत छप गया है, इसे आप दोषित पढ़ें, दोषित किया जाता है, तब भारतीय दंड संहिता की धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंड के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकता है। जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हो, तब यदि न्यायालय ने यह निर्देश न दिया हो कि ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे, तो वे एक क्रम के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसका न्यायालय निर्देश दे। सामान्य तौर पर क्या होता है कि भारत और कुछ विदेशों की जो दंड प्रणाली है उसमें अंतर ये है कि भारत में जितने भी दंड होते हैं सबका एक साथ भोगा जाता है। यानी अगर उसके ऊपर 3 या 4 दंडारोप लगे हैं, जिसमें एक की सजा 3 वर्ष है, एक की सजा मान लीजिए अधिकतम 7 वर्ष है और एक की सजा आजीवन कारावास तक की है, और न्यायालय ने उन सब की सुनवाई करते हुए अधिकतम सजा उसको 12 साल की थी, तो ये जो 3 वर्ष है और जो 7 वर्ष है वो उसी 12 वर्ष में समाहित हो जाएंगे। लेकिन 31(1) ये भी कहता है कि जब तक इसमें ऐसा लिखा नहीं गया हो निर्णय में, तब तक वो एक साथ ही चलेंगे। यानी न्यायालय आमतौर पर लिख देती है कि ये सभी सजाएं एक साथ चलेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखती है तो फिर वो एक क्रम से चलेंगे। एक क्रम से चलने में फिर वो सजा कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन किसी को भी आजीवन कारावास से ज्यादा का सजा तो दे ही नहीं सकते। तो ऐसे कंडीशन में अगर उसने कुछ अपराध ऐसे किए हैं जो कि आजीवन कारावास से कम है, तो वो उसमें ही समाहित हो जाते हैं। एक इसी का सेकंड प्रोविजन है कि दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय किसी एक अपराध के लिए दोषित होने पर देने के लिए सक्षम है, न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। यानी अगर किसी मजिस्ट्रेट ने सजा दी, जो अपराध उसके ऊपर लाया गया उसके समक्ष, तो मजिस्ट्रेट अधिकतम किसकी सुनवाई करेगा? 7 वर्ष तक की सजा की सुनवाई करेगा। अगर मान लीजिए कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनवाई करता है तो 7 ईयर तक की करेगा। अब 7 ईयर तक की जो उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें जो सबसे बड़ा अपराध है उसकी सजा 7 ईयर तक की होगी, तभी सीजीएम सुनवाई करेगा। अगर उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें अधिकतम सजा 7 वर्ष से एक्सटीड कर जाता है, तो फिर वो सीजीएम उसकी सुनवाई नहीं करेगा, वो सेशन मजिस्ट्रेट करेगा। और अगर सीजीएम सुनवाई करता है तो उसकी जो अधिकतम पावर है 7 वर्ष तक की, उससे वो दे ही नहीं सकता। तो चाहे वो तीनों मिलाकर हो या उसमें एडजस्ट करके हो, मर्ज करके लिए हो, वो उतना ही सजा देगा। और उसकी अगर कैपेसिटी 7 ईयर तक की है तो फिर इस बात के विचारण के लिए वो आगे उच्चतम न्यायालय में नहीं भेजेगा कि क्या इसको 7 वर्ष से अधिक की सजा दी जाए या नहीं दी जाए। वो उसी 7 ईयर मैक्सिमम पनिशमेंट में वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। किसी भी एक प्रोविजो लगा हुआ है इसमें कि किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा। ये वहां पे प्रश्न उठ रहा था, लेकिन मैंने कहा आगे लिखा हुआ है इसलिए वही बताएंगे। जैसे जब मैंने ये बताया आपको कि 3 वर्ष और 7 वर्ष और 14 वर्ष की, तो क्या अगर मान लीजिए उसने अपने आदेश में नहीं लिखा कि ये सजाएं एक साथ भुगती जाएगी, तो वहां पर उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो अलग अलग भुगती जाएगी। अब अलग अलग भुगतने कंडीशन में 3 वर्ष और 7 वर्ष मिला के 10 वर्ष और 14 वर्ष मिला के 24 वर्ष हो गई, तो क्या वो व्यक्ति 24 वर्ष की सजा भुगतेगा? इसका प्रोविजो क्लियर कर देता है कि किसी भी दशा में 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अगर किसी को कारावास दिया जाता है तो 14 साल की सजा का कारावास दिया जाता है। या यह भी कह लेते हैं कि भारत में अधिकतम आजीवन कारावास का अर्थ है 14 वर्ष, क्योंकि आजीवन कारावास लिखा तो है लेकिन प्रोविजो उसको लिमिट करता है 14 वर्ष तक। तो यानी 14 वर्ष की जो कारावास की सजा है उसको ही भारत में आजीवन कारावास समझा जाता है। तो अगर उसने एक से अधिक आरोप है और जिसके अलग अलग दंड है, तो उन सब दंड को मिलाकर भी मैक्सिमम 14 ईयर का ही दंड दिया जा सकता है भारत के सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, और उससे ऊपर है तो फिर मृत्युदंड तो है ही।
संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक न होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। यानी कोई अगर न्यायालय 7 साल तक की सजा देने के लिए पावर है और उसने एक साथ सजा नहीं दी, सबकी अलग अलग सजा दी, तो ऐसे कंडीशन में वो 14 वर्ष तक की सजा से ज्यादा वो नहीं दे सकता। इसी तरह से कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, वो 3 साल तक की सजा दे सकता है और उसमें जो भी अपराध है उन सब के लिए उसने अलग अलग एक साथ मर्ज नहीं किया, क्रमवर्ती किया, तो क्रमवर्ती की कंडीशन में वो सारे मिलाकर भी 6 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दे सकता। ये प्रोविजो सेकंड कहता है। 31 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अपराध के लिए दो सिद्धि पर देने के लिए सक्षम है। न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं है कि अपराधी को उच्चतम न्यायालय, ये रिपीट हो गया, ये मैं पढ़ा चुका, ये 2 स्लाइड्स जो है वो रिपीट हो गए हैं। 31 सब क्लॉज 3 किसी से निर्दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। अगर वो अपील करता है, किसी निर्दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए एक दंडादेश समझा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट ने या किसी जज ने यह नहीं लिखा कि सभी सजाएं एक साथ चलेगी, तो ऐसे कंडीशन में वो क्रमवर्ती सजा होगी। क्रमवर्ती सजा के लिए उसने मान लीजिए 3 आरोप लगे हैं और तीनों आरोपों के लिए उसने अलग अलग सजा सुना दी कि एक अपराध के लिए तो उसने मान लिया 1 साल की सजा दे दी, दूसरे के लिए उसने 3 साल की सजा दे दी, तीसरे के लिए 5 साल की सजा दे दी, तो 5, 3, 8 और 1 9 साल हो गई। तो जब वो अपील करेगा इसके विरुद्ध तो इसको ये माना जाएगा कि उसको कुल 9 साल की सजा दी गई है, ठीक है। और उसकी जो अपील में हियरिंग होगी वो 9 साल की सजा के अगेंस्ट होगी, उसको मर्ज किया जा सकता है या उसको क्रमवर्ती अगर चलाना है तो उसे कम किया जा सकता है। तो इस तरह से सेक्शन 31 तक के प्रोविजन है जिसमें कि सजा किस प्रकार से उसको दी जाएगी इसका प्रावधान है और अधिकतम कितनी सजा दी जाएगी इसका प्रावधान है। इसके बाद सेक्शन 32, 33, 34 और 35 4 सेक्शंस और रह जाते हैं जिसमें इसी तरह के मिसलेनियस प्रोविजन है। मेन प्रोविजन जो है कॉम्पोजिशन ऑफ कोर्ट और पावर्स ऑफ कोर्ट, ये आप देख चुके हैं और उसका मैंने एक ग्राफिक के माध्यम से भी आपको बता दिया है। तो जो बाकी के सेक्शंस रह गए हैं उसकी चर्चा हम कल करेंगे और कल हम समझते हैं कि ये जो पार्ट है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम आगे अरेस्ट के प्रोविजंस पढ़ाएंगे। तो पहले आपने देखा कि ये चार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें पावर्स ऑफ कोर्ट की हम चर्चा कर रहे थे। तो अब जाके पावर्स ऑफ कोर्ट ये 3rd नंबर का पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस बाय पब्लिक, यानी मजिस्ट्रेट और पुलिस को पब्लिक किस तरह से हेल्प कर सकती है। लेकिन ये सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था जहां पर कि पावर ऑफ पुलिस मैंने बताए थे, लेकिन एक बार बहुत नट सेल में ब्रीफ में इसको मैं और डिस्कशन कर दूंगा और उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे ऑफेंसेस और प्री ट्रायल प्रोसेस ऑफ अरेस्ट ऑफ पर्सन। तो ये अरेस्ट वाला जो पार्ट है ये काफी बड़ा पार्ट है और ये एग्जाम में हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 4 नंबर है उसमें मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ स्टार्टिंग में, तो बहुत ब्रीफ में इसकी बात करके ऑफेंसेस की बात करके और फिर हम अरेस्ट के प्रोविजन पर पहुंचेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।